हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो दोस्तों, हम लोगों ने साइंस का क्लास स्टार्ट किया था। आज हम लोगों का ये दूसरा क्लास होगा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जेएसएससी सीजीएल में साइंस का टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये आपको 60 मार्क्स का होगा। तो आप लोगों के लिए जो साइंस का पोर्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप आरआरबी का तैयारी कर रहे हैं यानी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, एएलपी का या टेक्नीशियन का या फिर एनटीपीसी या फिर आपका रेलवे जेई का, या फिर आप दोस्तों एसएससी सेंट्रल लेवल के एसएससी का तैयारी कर रहे हैं यानी एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल, तो इन सभी एग्जाम में ये जो आपका साइंस का क्लास है काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन की तत्कालिक गति को मापता और प्रदर्शित करता है। तो किसी वाहन की तत्कालिक गति को मापने और उसे शो करने के लिए किसका यूज किया जाता है दोस्तों? तो स्पीडोमीटर का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो लैक्टोमीटर है, तो लैक्टोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? तो लैक्टोमीटर से हम लोग जो है दूध की शुद्धता को मेजर करते हैं। दूध की शुद्धता को किससे मेजर करते हैं? तो लैक्टोमीटर से मेजर करते हैं। बैरोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं दोस्तों? तो बैरोमीटर से हम लोग जो है वायुमंडलीय दाब को मेजर करते हैं। वायुमंडलीय दाब को हम लोग किससे मेजर करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को जो मेजर करते हैं यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं बैरोमीटर से। यहाँ पर जो हाइड्रोमीटर है दोस्तों, तो हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? तो आपेक्षिक घनत्व को। हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? आपेक्षिक घनत्व को। आपेक्षिक घनत्व की जगह आपको दोस्तों कभी कभी जो है एक ऑप्शन नजर आएगा विशिष्ट गुरुत्व का, तो ये भी जो है हाइड्रोमीटर से ही हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन को ध्यान में रखें। विशिष्ट गुरुत्व, ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व या फिर आपका आपेक्षिक घनत्व। विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व का मेजर हम लोग किसे कहते हैं? हाइड्रोमीटर से करते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शन है दोस्तों, आपको ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिला होगा। हाइड्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं? तो आपेक्षिक घनत्व। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता और स्पीडोमीटर से वाहन की तात्कालिक गति को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय विलयन में फिनोप्थिलीन का रंग कैसा होता है? तो आप लोगों को पता है दोस्तों फिनोप्थिलीन क्या है? तो फिनोप्थिलीन एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, फिनोप्थिलीन क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। तो अम्लीय विलयन में जो फिनोप्थिलीन का रंग होता है ये दोस्तों रंगहीन होता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अम्लीय विलयन में जो है फिनोप्थिलीन का रंग कैसा होता है? तो ये रंगहीन होता है। अगर पूछा जाए क्षारीय विलयन में फिनोप्थिलीन का रंग कैसा होगा? ठीक है, क्षारीय विलयन में जो है फिनोप्थिलीन का रंग कैसा होगा? तो क्षारीय विलयन में जो फिनोप्थिलीन का रंग होता है वो गुलाबी कलर का होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन को जरूर ध्यान में रखें। अम्लीय विलयन में जो फिनोप्थिलीन का रंग कैसा होगा? तो ये आपका रंगहीन होगा। अगर पूछा जाए क्षारीय विलयन में फिनोप्थिलीन का रंग कैसा होगा? तो ये गुलाबी कलर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को समान गति से सतह पर फिसलने से रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो किसी वस्तु को समान गति से सतह पर फिसलने के लिए, ठीक है, किसी सतह पर फिसलने के लिए जो है किस बल की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर किसी सतह से फिसलने के लिए हमें जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की आवश्यकता होगी, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, किसी सतह से फिसलने के लिए किस बल की आवश्यकता होगी? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है एस्थेटिक यानी एस्थेटिक फ्रिक्शन का यूज कहाँ पर होगा? जब वस्तु रुका होगा तो वहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो किस तरह का फ्रिक्शन लगेगा? तो ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ पर लगेगा? जब दोस्तों आपका कोई जो है कोई वस्तु अगर रोल कर रहा हो या घूम रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो किस तरह का फ्रिक्शन काम आएगा? तो रोलिंग फ्रिक्शन का काम आएगा। फ्रिक्शन क्या है दोस्तों? तो फ्रिक्शन एक तरह का अपोजिशन फोर्स है, ठीक है, जो दो सतहों के बीच लगता है। फ्रिक्शन क्या है? एक तरह का अपोजिशन फोर्स है जो दो सतहों के बीच लगता है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला भी याद रखिए दोस्तों। फ्रिक्शन के फॉर्मूला से आपको कभी कभी जो है न्यूमेरिकल देखने को मिल जाता है। तो एफ एफ इक्वल टू क्या होता है? म्यू एफ एन। एफ एफ इक्वल टू क्या होता है? म्यू एफ एन। जहाँ पर एफ एफ क्या है? तो एफ एफ आपका फ्रिक्शन हो गया, म्यू हो गया फ्रिक्शन का गुणांक हो गया, और एफ एन आपका जो है नेचुरल फोर्स हो गया। तो ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी पदार्थ की यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को पता है दोस्तों, मास पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग क्या कहते हैं? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं घनत्व, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो दाब है, दाब भी याद रखिए, दाब का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। उत्प्लवन बल क्या है दोस्तों? तो उत्प्लवन बल जब किसी वस्तु को किसी जब किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो वस्तु के द्वारा विस्थापित जल के वजह से क्या होता है कि नीचे से एक जो है फोर्स काम करता है, नीचे से एक फोर्स काम करता है जिसे हम लोग उत्प्लवन बल कहते हैं। और ये जो बल है ये किस सिद्धांत का है दोस्तों? तो इसे हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर फिर आपका फोर्स है दोस्तों, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एफ इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रतिरोध आर, वोल्टेज बाई डैश। यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछ रहा है दोस्तों, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आई, यानी वोल्टेज बाई धारा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिए, काफ़ी हल्का क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आई, वोल्टेज बाई करंट। और ये कौन सा लो है दोस्तों? तो इसे हम लोग कहते हैं ओम्स लो। बाकी यहाँ पर ये कार है, कार इक्वल टू क्या होता है? तो डब्ल्यू इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये भी फॉर्मूला याद रखिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कार होता है। शक्ति क्या है दोस्तों? शक्ति इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। डब्ल्यू पी इक्वल टू क्या होता है? वर्क पर यूनिट टाइम। शक्ति इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। आवेश क्या है दोस्तों? आवेश यानी चार्ज। चार्ज की इक्वल टू क्या होता है? तो आई इंटू टी। चार्ज की इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू टी। तो ये सारे फॉर्मूला आप ध्यान में रखें, ये आपको हर एग्जाम में जो है इसे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाता है। तो ये सारे फॉर्मूला को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तब निम्नलिखित में कौन सा गैस निकलता है? तो इथेनॉल का जब सोडियम के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो कौन सा गैस निकलेगा दोस्तों? तो ये जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोगों को पता है एथेनॉल का क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है C2H5 OH, C2H5OH। इसका हम लोग किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं? तो सोडियम के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है दोस्तों? तो C2H5ONA, C2H5ONA प्लस H2 गैस को ये मुक्त करता है। तो ये आप जो है रिएक्शन याद रखें। ये C2H5ONO का हम लोग क्या कहते हैं? तो सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, ये नाम याद रखिएगा थोड़ा, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? सोडियम एथोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो यहाँ पर जब एथेनॉल का सोडियम के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या कौन सा गैस निकलेगा? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ना तो तत्व है, ना तो अम्ल है, ना क्षार है? निम्नलिखित में यहाँ पर कौन सा ना तो अम्ल के श्रेणी में है ना ही क्षार के श्रेणी में? तो HCl, ये तो आपका स्ट्रॉन्ग अम्ल है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। उसके बाद KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। H2SO4, ये भी आपका अम्ल है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, KCl। ठीक है, KCl क्या है दोस्तों? तो ये सॉल्ट है। ठीक है, KCl क्या है? सॉल्ट यानी लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया हो तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? तो ये इस तरह का न्यूमेरिकल आपको दोस्तों हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये जो न्यूमेरिकल का जो है आपका प्रकाश से जो न्यूमेरिकल आता है उसे तो ध्यान में जरूर रखें। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या दिया हुआ? फोकस दूरी दिया हुआ, और यहाँ पर अवतल लेंस है तो ये माइनस में होगा। फोकस दूरी कितना हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया, यानी वस्तु U इक्वल टू कितना दिया हुआ है? -30 सेंटीमीटर। तो आपको क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब भी पूछ रहा है। भी जो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? भी की दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना, जो आपका ये फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगा देना। तो इससे आपका आंसर निकल के आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर दोस्तों ये सोल्व करके आएगा, कितना आ जाएगा? तो ये -10 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये फॉर्मूला बस आप यूज कर लीजिए, ये बस यहाँ पर क्या वैल्यू को पुट कर देना, तो ये -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में
किसका उपयोग कार में जो है पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर किसका उपयोग जो है कार में जो है पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है, तो एथेनॉल का, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एथेनॉल का जो यूज होता है पेट्रोल में किसके साथ होता है, तो पेट्रोल में, कारों में जो है पेट्रोल के साथ एथेनॉल का यूज किया जाता है ईंधन के रूप में। अब ये जो एथेनॉल है दोस्तों, इसका जो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखिए, ये C2H6O होता है। ठीक है, एथेनॉल जो है C2H6O होता है, और इसका जो है पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में क्यों यूज किया जाता है, ताकि जो आपका जो वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। ठीक है, वायु प्रदूषण को जो है केवल पेट्रोल यूज करेंगे तो उससे जो है वायु प्रदूषण काफ़ी होता है, इसलिए जो है पेट्रोल में हम लोग एथेनॉल का यूज को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है। ठीक है, सजातीय श्रेणी का इसमें कौन सा जो ऑप्शन में दिया हुआ समूह बनाता है, तो इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। देखिए सबका अंत में आइन 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 लगा, तो ये सजातीय श्रेणी हो जाएगा, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बस ये जो सजातीय श्रेणी है दोस्तों, सब एक जैसा रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर सबका जो है लास्ट में आइन लगा हुआ, तो आइन आइन आइन। अब यहाँ पर देखिए इथेन मिथेन, ये क्या होना चाहिए, इथेन मिथेन प्रोपेन होना चाहिए, तो ये इथाइन यहाँ पर दे दिया। इथेन मिथेन प्रोपीन दिया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रोपेन होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोपीन दे दिया, ये गलत हो जाएगा। इथाइन प्रोपाइन, यहाँ पर ब्यूटीन दिया है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ब्यूटाइन होना चाहिए, तो ये ब्यूटीन लिखा हो। तो ये इस तरह से ऑप्शन आप छाट लीजिएगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग में बोमेन कैप्सूल पाया जाता है। तो ये जो बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, तो ये गुर्दा यानी किडनी में पाया जाता है। ठीक है, गुर्दा यानी किडनी में पाया जाता है बोमेन कैप्सूल। और ये किडनी का कौन से पार्ट में, तो नेफ्रॉन में। ठीक है, नेफ्रॉन में जो है बोमेन कैप्सूल पाया जाता है, और नेफ्रॉन का हम लोग क्या कहते हैं, तो किडनी का यूनिट कहा जाता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखें, किडनी का जो इकाई या यूनिट किसे कहा जाता है, नेफ्रॉन को कहा जाता है, और नेफ्रॉन में जो है आपका बोमेन कैप्सूल पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका लगभग हर एसएससी का एग्जाम में या आरआरबी का एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। और ये जो अभी जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम 2024 में हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 सेकेंड में 25 कूलम का आवेश एक बैटरी से छूटता है तो कितनी धारा प्रवाहित होती है। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपका सीधा करंट पूछ रहा है, तो करंट का आपको फॉर्मूला याद होगा तो ये आसानी से बन जाएगा। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ पर आपका चार्ज कितना दिया हुआ है, तो 25 कूलम का चार्ज है, और कितने सेकेंड में, तो 10 सेकेंड में। तो ये यहाँ पर जो कितना जो इसमें करंट आ जाएगा, तो 2.5 एम्पियर का करंट प्रवाहित होगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिट्रस फलों में किसका समृद्ध स्रोत माना जाता है। सिट्रस फल जो है किसका समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो जितने भी खट्टा या सिट्रस फल होते हैं दोस्तों, ये विटामिन सी के समृद्ध स्रोत माने जाते हैं, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये सिट्रस फलों में किसका जो है समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो विटामिन सी का। उसके अलावा दोस्तों ये जो विटामिन डी है, तो विटामिन डी ये कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, तो हम लोग ये सनलाइट से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, सनलाइट से प्राप्त होता है विटामिन डी। विटामिन डी से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो एंजाइम की तरह काम करता है। ठीक है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो एंजाइम की तरह काम करता है, तो विटामिन डी होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें, कौन सा विटामिन एंजाइम की तरह काम करता है, तो विटामिन डी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। तो वह हार्मोन जो बच्चे के जन्म के बाद जो है मादा में दूध बनाने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, उसे हम लोग कौन सा ये हार्मोन है दोस्तों, तो ये जो हार्मोन है इसका नाम है प्रोलैक्टिन, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोलैक्टिन ही जो है दोस्तों बच्चे के जन्म के बाद जो है मादा के स्तर में दूध बनाने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक फलीदार पौधा है। यहाँ पर कौन सा जो है इन पौधों में से कौन सा एक फलीदार पौधा है, तो फलीदार पौधे का जो उदाहरण है यहाँ पर दोस्तों ये मटर हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, फलीदार पौधे का कौन सा उदाहरण है, तो यहाँ पर मटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड डैश हो जाता है। तो अगर सूर्य की रोशनी में हम लोग सिल्वर क्लोराइड को रखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, सफ़ेद, लाल, ग्रे या नारंगी। तो सूर्य की रोशनी में जो है सिल्वर क्लोराइड का जो रंग हो जाएगा वो ग्रे कलर का हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रे कलर को हम लोग धूसर रंग भी कहते हैं। ठीक है, धूसर रंग या ग्रे कलर का हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, अगर हम उसको सूर्य की रोशनी में छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इनमें से कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों के द्वारा फैलता है? तो मच्छरों के द्वारा फैलने वाला जो रोग है दोस्तों ये मलेरिया हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा मलेरिया के लिए। इसका वाहक कौन है दोस्तों? तो मादा एनाफ्लीज। ठीक है, मलेरिया का वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर है। ठीक है, मादा एनाफ्लीज मच्छर है। और इसका जो परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। परजीवी का नाम क्या है? तो प्लाज्मोडियम है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को याद रखें। मलेरिया का वाहक कौन है? तो मादा एनाफ्लीज, और परजीवी प्लाज्मोडियम परजीवी। उसके अलावा जो ये पीलिया दोस्तों, पीलिया किसके कारण होता है? तो पीलिया जो है ये वायरस के कारण होता है। चेचक भी दोस्तों ये वायरस के कारण होता है। गठिया दोस्तों, गठिया किसके कारण होता है? तो ये जो है आपका यूरिक एसिड के जमाव के कारण होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है दोस्तों, गठिया किसके कारण होता है? तो यूरिक एसिड के जो है जमाव के कारण जो है गठिया रोग होता है। तो ये ध्यान में रखिए, गठिया रोग किसके कारण? तो यूरिक एसिड के जमाव के कारण। बाकी चेचक वायरस के कारण, पीलिया वायरस के कारण, मलेरिया जो है आपका प्लाज्मोडियम जो है परजीवी उसके कारण, और ये मच्छर द्वारा फैलता है। मच्छर में किस मच्छर के द्वारा? तो मादा एनाफ्लीज इसका जो वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व के परिवार से संबंधित है? पोटेशियम तो उत्कृष्ट गैस नहीं, हैलोजन भी नहीं, या तो अब ये क्षारीय धातु होगा या क्षारीय मृदा धातु। तो ये जो पोटेशियम है दोस्तों ये किस में आ जाएगा? तो ये क्षारीय धातु में आ जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका जो केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल चैप्टर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, तो आप लोग जो है पीरियोडिक टेबल का चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़ के रखिए, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ये जैसे यहाँ पर ये पूछा हुआ कि पोटेशियम में निम्नलिखित में किस तत्व का परिवार से संबंधित है? तो क्षारीय धातु तत्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच जो है न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो ये जो स्रोत है दोस्तों ये दूसरा स्रोत है। तो यहाँ से यहाँ अगर प्रतिध्वनि को सुनना है तो इन दोनों के बीच जो है समय अंतराल कितना होना चाहिए? ठीक है, टाइम का गैप कितना होना चाहिए? तो ये जो टाइम होना चाहिए 1/10 सेकेंड का होना चाहिए। 1/10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए काफ़ी आसान सा क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस का जो रासायनिक प्रतीक क्या है? तो नाइट्रोजन गैस का जो रासायनिक प्रतीक हो जाएगा N2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सोडियम हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, ये नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का पूछ रहा है तो N2 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बाकी थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।